हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैटर एंड इट्स स्टेट के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्रव द्रव की अवस्थाएं, तत्व और तत्व के टाइप्स जैसे कि धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात किया था, जो कि आपके जो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है उसमें आपके वीडियोस ऐड होते जाते हैं। ठीक है, फिजिक्स वाले वीडियो फिजिक्स के प्लेलिस्ट में ऐड होते जाते हैं, मैथ के मैथ में होते जाते हैं। तो आप सभी प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और उसको सीरीज वाइज दिखा कीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या है कि ये पूरा बैच है, जैसा कि हमने आपको बताया कि कैप्सूल बैच के नाम से आपका ये 26 वाला एंट्रेंस का बैच चल रहा है, जिसके पॉलिटेक्निक वाले बच्चे, आईआईटी वाले, कोई भी बच्चे जो डिप्लोमा लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने सिर्फ पिछली क्लास में ये पढ़ा था और आज की क्लास में इसके आगे से पढ़ने वाले, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप सीरीज से देखेंगे तो आपको अच्छे से, जैसे क्लासेस चलती है ना भाई आपके कॉलेज में, क्या होता है भाई, आज टीचर ने कुछ पढ़ाया, ठीक है, बेल बज गई, टाइम हो गया, फिर अगले दिन आगे पढ़ाता, तो सेम उसी तरीके से हम लोग अपने पूरे बैच को लेकर के चलेंगे और पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको काम करना है। तो इसका पिछला अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन भी आपको दिया था और आज की वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। एक हमने क्वेश्चन दिया था कि सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यहाँ पर तत्व, क्योंकि सभी जो ऑप्शंस आपके तत्व ही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा जो है तत्व ही पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हमने लास्ट में आपसे कहा था कि भूपर्पटी पर या पृथ्वी पर। ठीक है, तो आप पृथ्वी भी इसमें लिख सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, तो पृथ्वी पर क्या है, सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है भाई? सबसे अधिक मात्रा में आपका पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर है। ठीक है, लगभग ये आपका 47% पाया जाता है टोटल जो धरती है उसका। ठीक है, तो ऑक्सीजन आप ध्यान रखिएगा 47%। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और आपका नाइट्रोजन और एल्युमिनियम और आयरन वगैरह नहीं है। आयरन तो हमारे हिसाब से शायद ये आपका लगभग 5% के करीब पाया जाता है। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन के बाद जो पाया जाता है वो सिलिकॉन है, Si, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन। तो ये आपका लगभग 28% के करीब पाया जाता है और उसके बाद आपका आयरन ही आता है जो कि 5% पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका परसेंटेज है, थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा आपका क्या पाया जाता है? 47% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसको हटाते हैं, तो अपने आज के नए नए क्वेश्चंस लिखते हैं जो हमने कल पढ़ा था, है ना, उसी के बेस पे, यानी कि पिछली क्लास जो हमने पढ़ा था उसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो क्या इसको इरेज कर दे? ऐसा करते हैं, कुछ जगह बनाने के लिए कुछ चीजें इरेज करते हैं, इतना जगह इधर रहने देते हैं और कुछ इधर बना लेते हैं, है ना, और बाकी का रहने देते हैं, क्योंकि इन्हीं के रेफरेंस से हम लोग अपने आंसर को क्लेरिफाई करेंगे। ओके, चलिए। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन तो लगा ही लिया था, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन ही लगाने वाले हैं। जितना हमने पढ़ा था इसी के बेस पे जितने क्वेश्चन बनेंगे उतने लगाते हैं, फिर इसके बाद जो पढ़ाएंगे फिर इस पे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आज का, इसको हटा दें क्या, इसको भी एक जगह के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक, तो क्वेश्चन आज का क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि अधातु में आमतौर पर कौन सा गुण पाया जाता है? ठीक है, देखिएगा आप लोग अपने से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। अधातु में आमतौर पर, आमतौर पर, ठीक है, अगर आपको थोड़ा राइटिंग नहीं समझ में आता है या फिर कुछ दिक्कत आती है देखने में या कुछ, पहले तो आप क्वालिटी को थोड़ा ठीक करके रखेंगे तो आपको दिखेगा। और दूसरी चीज है, हम बोलते भी चलते हैं इसीलिए, ठीक है, पर गुण पाया जाता है ताकि आपको क्लियर होता जाए, पाया जाता है। ठीक है, तो अधातु में आमतौर पर कौन सा गुण पाया जाता है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? तनन, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, ठीक है, उसके बाद क्या है? चालकता और भंगुरता, चालकता और भंगुरता। ठीक है, तो ये अब आपको बताना है। एक तो अब क्या है? तनन है, आघात वर्धनीयता है, चालकता है और भंगुरता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा गुण पाया जाता है किसमें? सबसे पहले देख लीजिए किसमें पूछा जा रहा है आपके
अधातु में पूछा जा रहा है, यानी कि नॉन मेटल में। तो धातु के हमने आपको कुछ गुण बताए थे कि धातु जो होता है चमकता रहता है, ऊष्मा का चालक होता है, विद्युत का चालक होता है, आघात वर्धनीय होता है। आघात वर्धनीय का मतलब हमने बताया था कि ऐसी चीज जिसपे आघात किया जाए, मतलब कि उसको हथौड़े से पीटा जाए, उस पर घात किया जाए, और वर्धनीयता का मतलब होता है बढ़ जाए, यानी कि वो चादर के जैसे फैल जाए, तो उसको हम लोग आघात वर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। और तनन क्या होता है? तनन हमने कहा था कि जब किसी चीज को खींचा जाए तो तार के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, उसको हम लोग तनन कहते हैं। तो ये सारे गुण किसमें पाए जाते थे? धातु में। लेकिन यहाँ पर कहा गया धातु मतलब अधातु जो है, इसमें कहा गया कि इनमें धातु के गुण नहीं होते। तो धातु के गुण नहीं होते हैं, मतलब कि ये सब गुण हमारे किसमें नहीं होते? अधातुओं में नहीं होते हैं। तो कौन से गुण होंगे? दूसरे तरीके के गुण होंगे, जैसे कि अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप इसको आराम से लगा सकते हैं, थोड़ा सा अपने आईक्यू का इस्तेमाल करेंगे तो क्या कह रहा है कि अधातु में आमतौर पर कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, मतलब जो धातुओं में होगा वो अधातुओं में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो तनन किसमें होता है? धातु में होता है, और अधातु में नहीं होता है, क्योंकि लिखा ना कि इनमें धातु के गुण नहीं होते। तो धातु में ये गुण होता है, तो अधातु में नहीं होगा, ठीक है। आघात वर्धनीयता भी अधातुओं में नहीं होती है, ठीक है, याद रखिए। चालकता, किसकी चालकता? यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दो बात आती है, चालकता है कि उष्मा की और एक विद्युत की। तो जनरली जब भी आपकी चालकता लिखी रहे, तो चालकता हमेशा जब भी ऐसे नॉर्मल एक चालकता लिखा है, तब आप उसको इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत चालकता समझेंगे, ठीक है। जब आपको अलग से उष्मा चालकता कहे, तब आप समझेंगे कि वो उष्मा के लिए है, ठीक है। चालकता लिखा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी जो कंडक्टिविटी है वो नहीं कर सकते हैं जो हमारे अधातु यानी कि नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है? भंगुरता। भंगुरता हमने आपको हो सकता है बताया था नहीं। भंगुरता क्या होती है? देखिए, भंगुरता जैसे कि हमने कहा था कि एक कोयला का टुकड़ा ले लीजिए ठीक है, कोयले का टुकड़ा लीजिए और उस पे एक हथौड़ी मारिए, ठीक है, थोड़ा तेजी से। तो क्या होगा? क्या वो ऐसे फैल के चपटा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो ऐसे टूट के बिखर जाएगा। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? भंगुर। क्या कहते हैं? जैसे ईंट लीजिए, ईंट को आप सोचिए कि हम उसको पीट-पीट करके ऐसे चादर के फॉर्म में बदल देंगे। जैसे हमने आपसे कहा था कि मान लीजिए जैसे ये लोहा है, ठीक है? सपोज़ समझिएगा ये लोहा है, इतना बड़ा लोहा है। अब हम इसको लें और गरम करें, ठीक है? गरम करें और इस पे खूब हथौड़ी से करें और इसको काफ़ी पतला बनाना है। तो क्या आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि ये बन जाएगा पतला-सा पीट-पीट करके? बिल्कुल बन जाएगा। तो ये कैसा गुण हुआ? ये धातु का आघात वर्धनीयता का गुण हुआ। लेकिन क्या हम ऐसे ही एकदम शेप की ईंट लें और उसको भी थोड़ा-सा गरम करके लाएँ और उसको पीटें, तो क्या वो भी ऐसे फैल जाएगी? नहीं फैलेगी। क्या होगी? वो चूर-चूर हो जाएगी, लेकिन फैलेगी नहीं। तो जो चूर-चूर आप कहते हैं, उसी का नाम होता है भंगुरता। क्या होता है? भंगुरता। तो अधातुओं में कैसा गुण इसमें से पाया जाएगा? भंगुरता का गुण पाया जाता है। तनन, आघात, वर्धनीयता, चालकता ये सब नहीं होती है। क्लियर है? याद रख पाएंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए, जो एक क्वेश्चन होता है ना, एक क्वेश्चन केवल एक क्वेश्चन ही नहीं होता, उसमें कई सारे क्वेश्चंस का आंसर होता है। तो उस क्वेश्चन को ध्यान से सुना कीजिए, बस ऑप्शन के पीछे मत भागा कीजिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से निम्न में से निम्न में से अ अधातु निम्न में से अधातु है। निम्न में से अधातु है। तो अधातु कौन-कौन सा है भाई इसमें से? आपके ऑप्शंस क्या-क्या है? ज़ेडन, जिंक, सी कैल्शियम, ठीक है, जी ठीक है, और उसके बाद क्या है? सी कार्बन, ठीक है। तो इसमें से अधातु आपका कौन-सा है आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें से अधातु कौन-सा है? धातु है कि उपधातु पूछा हुआ है? सॉरी, इसमें से उपधातु पूछा हुआ है, वही ना कहें। तो इसमें से उपधातु, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन फिर गड़बड़ हो जाते हैं ना। उपधातु है। तो इसमें से आपको बताना है कि उपधातु क्या है? उपधातु हमने आपको बताया था, ठीक है? धातु और अधातु उसके इन दोनों के बीच का उपधातु। यानी कि ऐसी चीज़ जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। उपधातु टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। हमने आपको नाम याद रखने का तरीका भी बताया था। क्या बताया था तरीका हमने? हमने आपको बताया था कि अगर आपको अधातु याद रखना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं बॉस जी। बॉस जी आई टाइम पे। क्या हो? बॉस जी आई टाइम पे। इसमें आप 2 बातें याद रखिएगा कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? ऐसे याद रख लेते हैं कि बॉस
आए टाइम से, तो इसमें क्या हुआ, दो गड़बड़ी हुई। सबसे पहले तो उन्होंने जी छोड़ दिया, ठीक है, और लास्ट में उन्होंने पे के जगह से लगा दिया, ठीक है, उन्होंने लिख दिया कि बॉस जी आए टाइम से, तो ये गलत हो गया। बॉस जी आए टाइम पे, कभी कभी उन्होंने जी छोड़ दिया, लगा दिया कि बॉस आए टाइम पे, तब भी गड़बड़ हो जाएगा, तब आप जी छोड़ देंगे। तो पूरा आपको सही से याद रखना है। क्या याद रखना है, देखिए फिर से देखिए, बॉस बॉस जी आए टाइम टाइम पे, ठीक है, बॉस दी आए टाइम पे। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको तो मिसिंग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, यही आपको ध्यान रखना है, और से की जगह पे कर देते हैं, मतलब पे की जगह से कर देते हैं, ठीक है। तो ये दो गड़बड़ियां होती हैं, इनको ध्यान रखेंगे और बाकी पूरी लाइन याद रखेंगे तो कोई दिक्कत आपको उपधातुओं को याद करने में नहीं आएगी। क्या क्या होगा भाई, बॉस से, बी से आपका बोरान होता है, सी से आपका सिलिकन होता है, जी से आपका जर्मेनियम होता है, ठीक है, आर से आपका आर्सेनिक होता है, ठीक है, ए से आपका एंटीमनी होता है, और टाइम से आपका टोलोनियम होता है ऐसा करके, और पे से आपका पोलोनियम होता है, नहीं नहीं, टी से आपका टेल्योरियम होता है, सॉरी, टेल्योरियम, और ये पोलोनियम, ठीक। तो ये आपके उपधातु होते हैं सारे, ठीक है, तो इनको आप याद रखेंगे इस तरीके से। तो अब देखिए उसमें क्या जिंक आ रहा था, कैल्शियम आ रहा था, कार्बन आ रहा था, नहीं, कौन सा आ रहा था, जर्मेनियम आ रहा था, यानी कि जी, ठीक है, जी नहीं देता है, ठीक। तो ये आपका उपधातु है जी, जर्मेनियम, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा और ये आपका आंसर हो जाता है। ओके, चलिए इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन, हटाते हैं इसको, ठीक। देखिए क्या है ना कि ये सारी चीजें जो है आपके टाइम को कम कर देती हैं, आपको आपको एक याद करने का तरीका दे देती है, तो आप इन चीजों का यूज कीजिए और थोड़ा सा चीजों को याद रखिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि यार याद कर लिए होते तो सही रहता है ना। आप याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप एक दो बच्चों को बता दीजिए, मतलब जो आपके दोस्त वगैरह हो, तो उनको भी याद हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना, जो नहीं आएगा इधर लिख देंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा कथन, कथन जानते हैं, लाइन स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है। आपके कथन क्या गया है, सबसे पहला है कि धातुओं का गलनांक उच्च होता है, धातुओं का धातुओं का धातुओं का गलनांक उच्च होता है, ठीक है, पहला कथन है। दूसरा क्या है, धातु अ, धातु धातु की धातु ऊष्मा की, अच्छा ऊष्मा लिखा, क्या है ना, ऐसा लिख दिए कि खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। धातुओं की धातु ऊष्मा की सुचालक सुचालक होती है, ठीक है, धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा और चौथा यहाँ लिख दे क्या, तीसरा और चौथा है कि लेड तो आप लोग जानते हैं ना, ग्लास, लेड और पारा पारा ऊष्मा के ऊष्मा के उच्चतम उच्चतम सॉरी उत्तम उत्तम चालक है, उत्तम चालक है या होते हैं, ठीक है। ये आपका तीसरा ऑप्शन हो गया, आपका चौथा ऑप्शन, ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है। चौथा ऑप्शन है कि शुद्ध धातु को, आप लोग तब से देखते रहिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होना चाहिए। शुद्ध शुद्ध धातु को शुद्ध धातु को सॉरी शुद्ध धातु की सतह
चमकदार होती है। ठीक है? ये आपके 4 ऑप्शन हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं। अब देखिए इनसे कई सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएँगे, है ना? तो देखिए सबसे पहले क्या है कि धातु का गलनांक उच्च होता है। धातु का गलनांक उच्च होता है। ये कथन आपका गलत है या फिर नहीं है। धातु क्या होती है? धातु हमने कहा जिनमें चमक होती है, उसमें चालकता होती है, विद्युत चालकता, आघात वर्धनीयता और तनन की क्षमता होती है। ठीक है? इनको हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु जैसे कि आपका लोहा, सोना, कॉपर, ठीक है? एल्युमिनियम और बहुत सारी धातुएँ हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल में करते हैं, है ना? तो जब इनको गलनांक क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए गलनांक। गलनांक आपका 2 वर्ड से मिलकर के बना है। गलन प्लस अंक, ठीक है? तो ऐसा अंक जिस पर वो धातु गलने लगती हो। कहने का मतलब ऐसा वहाँ पर एक टेम्परेचर होता है, एक अंक, टेम्परेचर का अंक, ठीक है? यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो हमारी धातु हो, वो गलने लगे। गलना समझते हैं ना? ऐसा लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम लोग गलनांक कहते हैं, है ना? तो जैसे लोहा है, तो लोहा को अगर आप हीट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है? लगभग आपको जाना पड़ेगा 1100-1200 और भी ऊपर जाना पड़ सकता है, इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा। आप अगर एल्युमिनियम को गर्म करना चाहते हैं तो आपको लगभग 650 से ऊपर जाना पड़ेगा, उसका गलनांक होता है। तो इतना टेम्परेचर अगर आप देंगे तब जाकर के जो हमारे मेटल्स होते हैं वो पिघलते हैं। ठीक है? तो इनका गलनांक हाई तो होता ही है। भई अभी तो अगर हम हमारी अपनी बॉडी की बता रहे हैं 50 हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस तो हालत खराब हो जाती है गर्मियों में, ठीक है? 50 क्या 47 45 होता है तब भी। उनका टेम्परेचर कितना है 650, ठीक है? 11-1200 2-2 हज़ार इतना-इतना टेम्परेचर है। तो गलने का उनके, है ना? तो वो क्या है धातु का गलनांक तो हाई होता ही है, ठीक है? तो ये बात कोई गलत नहीं है, ये बात हमारी सही है। ऑप्शन सही नहीं है, ये बात सही है, ठीक है? तो उसके बाद क्या है धातु क्योंकि इसमें पूछा ना कौन सा गलत है ये तो सही है ठीक है धातु ऊष्मा की सुचालक होती है धातु ऊष्मा की धातु ऊष्मा की चालक होती है ठीक है तो धातु तो ऊष्मा की सुचालक होती ही है धातु में भाई अगर आप किसी भी मेटल को लेकर के किनारे गर्म करेंगे तो दूसरे किनारे वहां पर आपका हाथ गर्म होने लगता है तो सुचालक तो होती ही है ये भी बात हमारी सही है ठीक है लेड और पारा लेड और पारा ऊष्मा के उच्चतम चालक होते हैं ऊष्मा के उच्चतम चालक होते हैं ऊष्मा के उच्चतम चालक आपके जो है लेड और पारा होते हैं ये बात कही जा रही है ठीक है तो क्या ये सही चीज है क्या ये सही बात है ये बिल्कुल सही बात नहीं क्योंकि जो धातुएं होती हैं ठीक है वो होती है लेड और पारा आपकी धातुएं नहीं है ठीक है मतलब पारा तो धातु है लेकिन लेड आपका धातु नहीं है ठीक है तो कहने का मतलब है कि ये उच्चतम चालक नहीं है ठीक है उच्चतम चालक में आपके लोहा हो गए आपका सिल्वर हो गया, ठीक है? सिल्वर हो गया, एल्यूमीनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब आते हैं, ठीक है? जो ऊष्मा का चालन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका उच्चतम चालक नहीं होता क्योंकि अगर क्या होता है कि ऊष्मा का चालक होता, तब तो थोड़ा बात मानी जा सकती थी लेड वगैरह, ठीक है? पारा वैसे तो पारा आपका शायद चालक करता भी नहीं है उसका ऊष्मा का, ठीक है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि ये जो है उच्चतम चालक आपके नहीं है। तो यही जो है ऑप्शन मतलब ये बात गलत है और यही ऑप्शन सही है ठीक है अगला भी देख लेते हैं शुद्ध धातु की सतह चमकदार होती है हमने क्या कहा था धातु में चमक होती है तो सतह ही तो चमकेगी ऐसा तो है नहीं भाई आप अंदर की चीज देख लेंगे जैसे ये मेटल है ठीक है जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है जैसे ये हमारे पास में है ठीक है गोला बनाने के लिए तो इसके आप बाहर का ही तो सरफेस देख पाएंगे सतह ही तो देख पाएंगे तो ये कैसी दिख रही है आपको चमकदार दिख रही है ना तो ये क्या होगा आपका चमकदार होती है धातु की सतह तो ये आपका ये बात भी सही है लेकिन ऑप्शन कौन सा सही होगा क्योंकि कहा था कौन सा कथन गलत है तो गलत आपका थर्ड नंबर है ठीक है बाकी सारे सही क्लियर है चलिए ध्यान रखिएगा इसको आगे बढ़ा जाए चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं सुबह सुबह आप लोगों की क्लास लेने में ना और आज तो संडे भी है संडे को भी क्लास चलिए कोई बात नहीं है आ, धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें धातुएं धातु सुचालक होती है कि नहीं होती है सुचालक
होती हैं क्योंकि क्योंकि इनमें ऑप्शन 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन, ई हम लिख दे रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की एक प्रचुर प्रचुरता होती है। दूसरा ऑप्शन क्या है? बहुत कम मुक्त इलेक्ट्रॉन, बहुत कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन आपका है उच्च घनत्व होता है, उच्च घनत्व होता है। चौथा ऑप्शन आपका क्या है? परमाणु अपेक्षाकृत अलग होते हैं, परमाणु अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये आपके जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि धातुएं जो होती है, जो धातुएं हमारी होती है, मेटल्स सुचालक होती है। अब हमने आपको एक चीज अभी बताई थी कि जब भी आपसे चालक कहे या सुचालक कहे, जो भी कहे, और इसमें कुछ भी ना लिखा रहे कि ऊष्मा का कि विद्युत का, तो आप उसको सबसे पहले विद्युत का समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे? विद्युत का। अगर ऊष्मा का रहेगा तो अलग से लिख करके देगा कि ऊष्मा, जैसे इसमें लगा धातु सुचालक होती है, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? ऊष्मा और विद्युत तो लिखा नहीं है, तो यहाँ पर विद्युत ही आप समझेंगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा इसको। तो अब देखिए, यहाँ पर है कि सुचालक होती हैं क्यों? मतलब कि धातुओं में जब हम एक तरफ से करंट को देते हैं तो दूसरे तरफ उनमें कैसे पहुंच जाता है? जैसे कि आपके वायर्स होते हैं ना, बड़े-बड़े, इतने बड़े-बड़े वायर्स होते हैं, एक किनारे हम लाइन देते हैं, दूसरे किनारे पहुंच जाता है, 2-2, 4-4, 10-10, हजार-हजार किलोमीटर दूर तक, है ना? तो ऐसा कैसे होता है? तो इनमें क्या ऐसा होता है? ठीक है, आपके ऑप्शन से नीचे से पढ़ें। देखिए, परमाणु अपेक्षाकृत अलग होते हैं, तो अलग तो बिल्कुल नहीं होते हैं भाई। ठीक है, धातु मतलब कि उच्च घनत्व होता है, मतलब जो हमारी धातु होती है उसमें घनत्व होता है, इसलिए होता है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बहुत कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे, उतने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी उसमें नहीं जा पाएगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन की एक प्रचुर मात्रा होती है। तो देखिए, जिसमें जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की ही वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और इसी के वजह से ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक जगह से दूसरे जगह जा पाती है, यानी कि सुचालक होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन ही जो है बिजली को ट्रेवल कराते हैं, और इलेक्ट्रॉन करंट की विपरीत दिशा में चलते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो वो हम आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि सुचालकता जो होती है धातुओं में जो आती है, वो किसकी वजह से आती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है। किसकी वजह से? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है। क्लियर है? ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कभी कभी, मतलब क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे, ऑप्शन और घुमा के देगा कुछ, तो क्या करेंगे? आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए यहाँ तक के, ठीक है। और समांगी विषमांगी आप लोग पहचान सकते हैं। अब हम लोग कुछ इनसे क्वेश्चंस करते हैं, और जो हमारे कुछ परिवर्तन है रासायनिक और रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, कुछ इनसे क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो देखिए, कुछ और क्वेश्चन हमारे पास में है इसके। चलिए, एक हम आपसे 4 क्वेश्चंस पूछते हैं। आप चारों में ये बताइएगा किसमें कैसा परिवर्तन है, ठीक है। मतलब 4 पॉइंट्स हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले है, एक क्वेश्चन है आपका पहला कि बादल बादल का बनना, ये आपका कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है, ये आपको बताना है। दूसरा क्या है? दूसरा
दूसरा आपका है दूध का दूध दूध का खट्टा होना। दूध का दूध का खट्टा होना, ये आपका कैसा रिएक्शन है? भौतिक है या फिर रासायनिक है, ये आपको बताना है। तीसरा क्या है? चलिए थोड़ा गैप कर देते हैं। माइक ऑन है ना भाई। चलिए तीसरा क्या है? दो ऑप्शन हो गए। तीसरा आपका है चीनी व पानी का आपस में घुलना। चीनी व पानी का घुलना। और चौथा क्या है? चौथा है दही से दुर्गंध आना। दही से दुर्गंध आना। ठीक है, ये आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब चार क्वेश्चंस दिए गए हैं। मान लीजिए अलग अलग इसी तरीके से आपका लिखा रहेगा कि अब मान लीजिए यही चार ऑप्शन है और क्वेश्चन बार बार बदल रहा है। ठीक है, तो अब किसी क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, या फिर मतलब तीन ऑप्शन और भी दिए रहेंगे, उसी में आपका एक ऑप्शन ये लिखा रहेगा। मान लीजिए बादल का बनना। ठीक है, तो बादल का बनना किस तरीके का परिवर्तन है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप बताइए बादल का बनना जो होता है वो किस तरीके का परिवर्तन होगा? बादल कैसे बनता है? बादल क्या होता है? कैसे बनता है ये बादल? बादल कैसे बनता है? जो पानी होता है धरती का, वो उड़ता है वाष्प के फॉर्म में, ठीक है, स्टीम के फॉर्म में, और वो उड़ करके, क्योंकि भाई अगर वो गैसियस फॉर्म में होगा तो हल्का हो जाएगा, और हल्का होगा तो क्या होगा? ऊपर की तरफ भागेगा, तो वो जा करके ऊपर इकट्ठा होता है। वाष्प ही होता है, तो वहाँ इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा रहता है। उसके बाद फिर अगर एक बादल दूसरे बादल से टकराते हैं तो पानी सारा नीचे गिरता है। तो जो ऊपर बादल रहता है उसमें क्या होता है? उसमें पानी के ही छोटे छोटे कण होते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसका बस फेज चेंज होता है। फेज चेंज मतलब उसका जो स्टेट है, जैसे कि आपका लिक्विड से कैसा बदल गया, लिक्विड से आपका वो चेंज हो गया वाष्प में, है ना? तो हमने कहा कि जब फेज चेंज होगा तो वो आपका कैसा परिवर्तन होगा भाई? वो आपका भौतिक परिवर्तन होगा। उसमें आपका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चेंज हो रहा है। पानी था, ऊपर भी जाकर के वो पानी के ही छोटे छोटे फॉर्म में है ना, गैसियस फॉर्म में है, तो चेंज नहीं होगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे फिजिकल चेंज। ई, चलिए ऐसे लिख दीजिए, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, क्लियर है? तो फिजिकल चेंज जिसको हम लोग कहेंगे बादल का बनना। क्लियर है उसका आंसर भी? ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है मेरा? दूसरा है दूध का खट्टा होना। दूध का खट्टा होना। तो आप अगर इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको हम बताएंगे, लेकिन आप समझिए दूध जैसे है, दूध में जब हम एक जीवन, जिसको हम लोग जावन कहते हैं, मिलाया जाता है, तो उसमें क्या होता है? जब हम उसमें जीवन या जावन जो भी कहेंगे, कुछ भी कहते हैं उसको, तो मिलाते हैं। जैसे कि एक छोटा सा दही का ही टुकड़ा होता है, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि वही उसमें डालते हैं। ठीक है, तो फिर वो क्या होता है, मान लो हमने शाम को डाल दिया तो सुबह तक में देखते हैं कि पूरा जो दही है वो जम जाता है, मतलब दूध जो है हमारा वो जम जाता है और दही के फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, तो वो एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि दूध जो है खट्टा हो गया, दही के फॉर्म में बदल गया। तो उसमें क्या होता है? दूध अलग चीज है, ठीक है, और दही आपकी एकदम अलग चीज है। उसका जो केमिकल रिएक्शन है होने की वजह से, क्योंकि उसमें हमने खट्टी चीज डाली, तो रिएक्शन होता है तो उसका पूरा कंपोजिशन बदल जाता है। तो दूध अगर खट्टा हो जाता है, ठीक है, या फिर ये कहे कि दूध दही बदल जाता है, तो कैसा परिवर्तन होगा? तो वो हमारा कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे। केमिकल चेंज कहेंगे, ठीक है, केमिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, केमिकल चेंज हमारा क्या होगा? दूध का खट्टा होना। ठीक, चलिए तीसरा क्या है मेरा? तीसरा है चीनी व पानी का घुलना। तो चीनी और पानी का घुलना कैसा परिवर्तन होगा भाई? चीनी को हमने पानी में घोल दिया, ठीक है, तो चीनी और पानी को हमने घोल दिया, तो क्या चीनी अलग, मतलब क्या कोई अलग रिएक्शन हो जाएगी? ठीक है,
देखिए, एक ऐसा भी समझिए कि कभी-कभी हम लोग क्या है जब किसी 2 चीज़ों को मिलाते हैं और उसको आसानी से अलग कर सकते हैं। आसानी से अलग मतलब कुछ नॉर्मल तरीके अपना कर के उसको अलग किया जा सकता है। तो वो आपका जो होता है ना, वो आपका फिज़िकल चेंज होता है। लेकिन अगर उसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है? तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन। जैसे हमने कहा कि चीनी और पानी का घुलना, तो चीनी और पानी है, अगर उसको हमको अलग-अलग करना है, तो हम उसको कई मेथड से अलग-अलग कर सकते हैं। भाई चीनी और पानी घुल गया, अब हमने क्या किया, हमने उसको गरम किया थोड़ा-सा, ठीक है? गरम करेंगे तो चीनी तो उड़ेगी नहीं, वाष्प तो होगी नहीं इतनी जल्दी, पानी पहले होगा। तो पानी जो है वाष्प बन के उड़ेगा बाहर, ठीक है? और जो चीनी होगी वो बचेगी नीचे की तरफ। तो इनको हम अलग कर सकते हैं नॉर्मल कुछ मेथड्स का यूज़ करके, ठीक है? लेकिन जो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं उनको नहीं कर सकते। तो चीनी और पानी का घुलना हमारा कैसा परिवर्तन होगा? आपका ये फिज़िकल चेंज होगा, इसमें कोई भी क आपका कंपोज़िशन बदल नहीं जा रहा है, ठीक है? चीनी, चीनी ही है उसके अंदर और पानी, पानी ऐसा नहीं कि कोई रिएक्शन हो जा रही है। रिएक्शन आपका नहीं होता है उसमें, ठीक है? तो ये भी आपका फिज़िकल चेंज ही होगा, ठीक है? जब रिएक्शन होगा, उसका फ़ॉर्मूला चेंज होगा तभी बात आएगी। उसके अंदर आपको दिखेगा तो कोई नहीं, मिश्रण अगर आप देखेंगे, तो मिश्रण तो वो समांगी मिश्रण है, लेकिन आपका अगर आप ये देखेंगे कि वो चेंज कैसा है तो फिज़िकल चेंज, ठीक है? ध्यान रहेगा? चलिए दही से दुर्गंध आना। अब देखिए दही बन गई है, दही से भी दुर्गंध आने लगी है। तो दही से दुर्गंध आना कहने का मतलब ये है कि दही आपका और आगे के स्टेट में पहुँच चुकी है और उसका केमिकल कोई भी चीज़ अगर जो दुर्गंध आती है, जैसे कभी-कभी पूछेगा आपसे कि सेब से दुर्गंध आना, ठीक है? तो सेब से दुर्गंध आना भी आपका केमिकल चेंज हुआ। जैसे कहेगा कि केले से दुर्गंध आना, ठीक है? या फिर खाने से दुर्गंध आना, तो अगर किसी चीज़ से दुर्गंध आना मतलब कि वो चीज़ वो नहीं रह गई है, ठीक है? जैसे सेब है, सेब अगर सड़ गया, ठीक है? तो अब वो सेब नहीं है रह गया, उसको आप वापस नहीं ला सकते। जैसे ना यही तो होता है ना कि जो हमारा भौतिक चेंज होता है इसमें गुणधर्म नहीं बदलता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, इसको वापस हम ला सकते हैं। लेकिन केमिकल वाले में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? उसको वापस आप नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ना कि आप लकड़ी को जला दीजिए, राख बन गई, क्या राख से आप लकड़ी बना सकते हैं क्या? कभी नहीं। लेकिन आप लकड़ी को काट दीजिए, तो वो फिजिकल चेंज हुआ, ठीक? तो उसी तरीके से जैसे खाना है या फिर सेब है, सेब सड़ जाता है, तो सेब सड़ गया यानी कि आप सड़े हुए सेब से वापस सेब नहीं ला सकते हैं। तो वो कैसा चेंज हुआ? आपका केमिकल चेंज हो गया। लेकिन अगर हम सेब काट दें ढेर सारा, है तो सेब ही वो, ऐसा तो है नहीं कि वो उसको हम वापस नहीं कर सकते, फिर जोड़ के थोड़ा बना सकते हैं, सेब जैसा दिखेगा। तो वो हमारा क्या हुआ? फिजिकल चेंज हुआ, ठीक? तो इसको आप याद रखेंगे। तो दही से दुर्गंध आ रही है मतलब कि कैसा चेंज हो गया? वो दही अब दही नहीं रह गई है, ये बदल चुकी है, तो ये कैसा चेंज हो जाएगा आपका? केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने जितना पढ़ा था, उतने में हमने क्वेश्चन किया। अभी आप ये बिल्कुल दिमाग में मत लाइएगा कि ये छोटे-छोटे क्वेश्चन्स हैं। ये आज के जो है इतने ही क्वेश्चन किए। भई इतना हम लोगों ने पढ़ा ही था। इतने टॉपिक्स द्रव, द्रव की अवस्थाएँ, तत्व, धातु, अधातु, यौगिक मिश्रण और इधर हमने कुछ भौतिक परिवर्तन और रासायनिक, तो इन पे हमने क्वेश्चंस किए, ठीक है? आगे जैसे-जैसे क्लासेस में हम लोग जो-जो चीज़ें पढ़ते जाएँगे, उसी हिसाब से चीज़ों के क्वेश्चंस करते जाएँगे, क्लियर है? और कुछ बातें आपको और हम बता दें, देखिए हम आपसे हर एक जगह पर, हर एक चीज़ पे ये बात कहते रहते हैं कि देखिए जो क्लासेस होती हैं, कंटीन्यूअस कीजिए और यहाँ पर आपको मतलब ये हमारे पूरे चैनल पर आपको बहुत ही शांति से और बहुत ही सीरीज़ वाइज़ जो चीज़ें हैं, वो चलती हैं। चाहे आपकी क्लासेस हो चाहे जो सेमेस्टर के बच्चे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं 2025 में सिलेक्ट होकर के अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है? पॉलिटेक्निक में भी बहुत सारे बच्चे हैं और आईआरटी कॉलेज में तो बहुत सारे बच्चे हैं ही, ठीक है? वो उनके भी सीनियर्स बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर हैं। यानी कि तीनों साल के बच्चों में से सभी बच्चे जो हैं वीडियोज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनमें यही उन्होंने अपने दिमाग में जान लिया है, समझ लिया है कि जो क्लासेस होती हैं इसपे आपकी सीरीज़ वाइज़ मिलती है, ठीक है? तो आपको भी इसको समझना है, ठीक है? और सीरीज़ वाइज़ सारी चीज़ों को देखना हमने आपसे कहा था कि 25 वाली भी क्लासेस आप देखते रहिए, तो 25 वाली भी देखिए, 26 वाली भी देखिए, दोनों को मिला कर के आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अभी आपकी टेस्ट वगैरह ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी हम कराएँगे, ठीक है? उसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमारा रैंक कितना पहुँच पा रहा है, ठीक है? अभी तो 1-2 चैप्टर बीत जाए, ठीक है? तब कराते हैं आपका टेस्ट, ठीक है? तो हम आपको बताएँगे कि कैसे टेस्ट देना है, क्या करना है, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से ऑनलाइन टेस्ट होता है, आपके क्वेश्चन्स आते हैं, मतलब एक लिंक आती है, लिंक को आप खोलेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन्स खुलेंगे, ऊपर टाइमर चलता रहेगा, उतने टाइम में आपको उसको सबमिट करके
मतलब कि उसको फिल करके सबमिट करना होता है, ठीक है? तो ये होता है, आप टेस्ट देंगे, आपका पता चलेगा क्या हो रहा है। तो ऐसे हम लोग कई टेस्ट करेंगे और लास्ट में जब एग्ज़ाम टाइम में और सारे टेस्ट हम लोग करते हैं अच्छे-अच्छे, ठीक है? तो पूरी प्रैक्टिस होगी। अब इसको तैयार कीजिए, ध्यान रखिए। और एक बात और कहना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जो है ये बोर्ड पे आप लिख-लिख कर के पढ़ाते हैं तो समय लगता है, आप इस तरीके से पढ़ाइए, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बोर्ड पे ही अच्छा है, हमको एकदम फीलिंग के साथ धीरे-धीरे हम अच्छे से पढ़ते हैं, लगता है कि क्लास में बैठे हुए हैं। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो भी आपके सजेशंस हैं क्लास के रिगार्डिंग कि क्लास में क्या सही होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ ठीक होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, जो भी आपको लगता है कि चेंजेस किए जा सकते हैं, आप हमको बताइए। अगर वो सूटेबल है, यहाँ पर लगाने योग्य है, करने योग्य है, उसको हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम वो चेंजेस सारे करेंगे जो आपके लिए अच्छे होंगे। चाहे वो पढ़ाने से रिलेटेड हो, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी आपको इधर बोर्ड चमक रहा है या कुछ हो रहा है, हमारी आवाज़ नहीं आ रही है, आपको और क्वालिटी में वीडियोज़ चाहिए या जो भी आपको चीज़ें चाहिए, वो आप कमेंट्स करके बताइए, यानी कि अपना फीडबैक दीजिए क्लास में। आज की वीडियो में दीजिए, पुरानी वीडियो में दीजिए, जिसमें भी आपका जो भी क्लास में मन करता है कि इस क्लास में ये चीज़ ऐसी नहीं थी, ऐसी होती तो और बढ़िया रहता, ठीक है? तो वो हम अप्लाई करेंगे और क्लासेस को और बेहतर बनाएँगे आपके लिए, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। हो सकता है केमिस्ट्री के ही या फिर फिज़िक्स का तो आपका एक चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है? मैथ के आपके कई सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। तो हो सकता है मैथ में या फिर केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे, ठीक? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय।